आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है और ये डिफरेंट टाइप्स इस बुनियाद पर है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखें, जब एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो याद रखिए कि यह एटम नहीं है, अब ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अब वो सिंपल पॉजिटिव नहीं, वो डाई पॉजिटिव होगा। और इसी तरह से जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा उसकी स्टेट में, उसके चार्ज में जो है वो तब्दीली आती जाएगी। सो हर स्टेप के ऊपर एक नया फिनोमिना जो है वो शुरू हो जाएगा। होगा तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी का ही फिनोमिना, लेकिन वो पहले से डिफरेंट होगा। कैसे? एक एग्जांपल की मदद से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम, जब सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इट बिकम सोडियम पॉजिटिव, और इसके लिए जो एनर्जी नॉर्मली रिक्वायर होती है दैट इज 496 किलो जूल पर मोल। अब हम जानते हैं कि यहां शेल कंप्लीट है, कॉन्फ़िगरेशन 281 और यहां पे 28। और मैंने आपको बताया कि जब शेल कंप्लीट हो जाता है, सब शेल कंप्लीट हो जाता है तो इट अटेन स्टेबिलिटी। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी। बट जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे वो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी दोगे वो कहलाएगी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सोडियम पॉजिटिव 1, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज निकालेगा तो ये +2 बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक ही निकलेगा क्योंकि चार्ज एक पहले मौजूद है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब चार्ज हो जाएगा +2। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम और 9 टाइम ऑफ दिस वन। ये तकरीबन 500 है और ये तकरीबन उसका 9 गुना है, यानी 45 है। तो ये क्यों इतना ज्यादा हो गया? बिकॉज इट हैज अटेन स्टेबिलिटी। मोरओवर मैं कुछ और बातें भी करूंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले मैग्नीशियम के केस में बात करते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब मैग्नीशियम अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है इट बिकम Mg पॉजिटिव 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए आपको वो आज चाहिए 738 किलो जूल पर मोल। ऑब्वियसली पिछली वीडियो के बाद अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। सोडियम के लिए आपको 496 चाहिए, मैग्नीशियम के लिए 738 चाहिए। क्यों है? बिकॉज मैग्नीशियम का जो साइज है वो सोडियम के साइज से कम है। ये दोनों थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। सोडियम पहले आता है, मैग्नीशियम उसके बाद आता है। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ती है और इस वजह से फिर ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। तो यही वजह है कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की निस्बत ज्यादा है। बट अभी एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो दैट इज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगले स्टेप पर भी हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम एटम से नहीं निकलेगा, बिकॉज अब मैग्नीशियम एटम बदल चुका है मैग्नीशियम आयन में। तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नीशियम आयन से निकलेगा। ये बन जाएगा +2, और इसके लिए अब पहले की निस्बत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब डेल्टा H यहां 700 थी तो यहां तकरीबन 1450 किलो जूल पर मोल। बट अबाउट द थर्ड इलेक्ट्रॉन, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है। अब आप देखें कि अब इसमें भी शेल मुकम्मल हो चुका है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों निकाल लिए। तो स्टेप बाय स्टेप निकाले और स्टेप बाय स्टेप आपने देखा एनर्जी बढ़ रही है।
अब तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब शेल मुकम्मल हो चुका है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो किस तरह से है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो वो डाई पॉजिटिव आयन से निकलेगा और उसके नतीजे में अब ये ट्राई पॉजिटिव आयन बन जाएगा और इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी वो ऑलमोस्ट इतने एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। सो इन तमाम वैल्यूज को अगर आप डिफरेंटली देखते हैं, किसी और लिटरेचर से आप देखते हैं कुछ और वैल्यूज है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन वैल्यूज के दरमियान आपस में रिलेशन क्या है। सोडियम का सोडियम से कंपैरिजन करेंगे फिलहाल, और इनके साथ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम, इन कंपैरिजन को आप देखें तो आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। पहली दफा जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो कम होती है, लेकिन सेकंड टाइम ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, थर्ड टाइम और ज़्यादा रिक्वायर होती है। इनफैक्ट अगर किसी आइटम के अंदर से हम 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। वजह क्या है? वजह ये है कि हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव आयन में जितना ज़्यादा चार्ज आएगा उसका साइज उतना कम होता जाएगा। इसके अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो साइज अपना रोल प्ले कर रही है, साइज अपना रोल प्ले कर रही है। रेडियस हम जानते हैं कि पॉजिटिव आयन का साइज एटम से छोटा होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम +2 का साइज छोटा होगा मैग्नीशियम +1 से, और मैग्नीशियम +1 का साइज छोटा होगा मैग्नीशियम एटम से। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उसका साइज उतना छोटा होता जाएगा, और साइज छोटा होने का मतलब क्या है? फोर्स स्ट्रांग है। फोर्स स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि आपको ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। सो अगर हम कहना चाहते हैं इनको एक रिलेशनशिप की फॉर्म में, तो आप चाहे तो तीनों को मेंशन कर दें, चाहे तो किसी दो को भी मेंशन करके बात जो है वो समझाई जा सकती है। रिमेंबर कि नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा। फर्स्ट से सेकंड ज्यादा होगी, सेकंड से थर्ड ज्यादा होगी, थर्ड से फोर्थ ज्यादा होगी, फोर्थ से फिफ्थ ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो आपने एटम से निकाला है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से निकालना है, और पॉजिटिव आयन का साइज चूंकि छोटा होता है इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी जो है वो देना पड़ती है। नो, तो एक बड़ा आसान सा पॉइंट था, तो ये मैंने आपके सामने विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। अब जरा कुछ अच्छी सी बातें करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी और एलिमेंट का आपस में एक बड़ा अनोखा सा रिलेशनशिप है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्माइली इस्तेमाल की हुई है। सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, एलिमेंट और आयोनाइजेशन एनर्जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप है। नंबर 1 कि एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी को डिटरमिन करती है। कोई एटम रिएक्टिविटी में कितना ज्यादा है या कितना कम है तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी हेल्प कर सकती है। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, और क्यों है वो? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो हम कहते हैं नोबल एलिमेंट्स को। क्यों? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंडेक्स टू स्टेबिलिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। ये एक एस्पेक्ट है। ऑब्वियसली नेगेटिव आयंस के लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट वो एलिमेंट्स जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया वर्क करेगा। और हम जानते हैं कि मोर देन 80% एलिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। दैट इज वाई कि ये क्राइटेरिया जो है ये वर्थ मेंशनिंग है। इसको मतलब अगर हम बयान करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। सेकेंडली, इससे हमें एलिमेंट की वैलेंसी का पता लगता है। वैलेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। कोई
उसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी और चार्ज में यही फर्क है। वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वैलेंसी बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, जैसे कि मैं बता चुका हूं पहले। तो कोई एटम जितने बॉन्ड बना रहा है इन टर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस अगर हम बात करें तो पॉजिटिव आयंस जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने बॉन्ड बनाएगा। लेट्स से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉर्मली तो वो एक बॉन्ड करता है। अब आप पूछ सकते हैं कि वो दो क्यों नहीं करता, तो उसका जवाब ये है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि आमतौर पर वो लेना पसंद नहीं करता, बिकॉज उस सूरत में उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। इसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगी, दूसरा भी कंपैरेटिवली आप देखें तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एनर्जी सिर्फ डबल हुई है। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए अगर आप नोट करें तो ऑलमोस्ट 5 टाइम एनर्जी चाहिए होगी। तो जहां कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में एक जंप नजर आए, एक रैंडम बिहेवियर नजर आए, एक तो है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आप एल्यूमिनियम को देखेंगे, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पर आप नजर डालें तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कुछ एनर्जी लेता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए उससे ऑलमोस्ट डबल लेता है, तीसरे के लिए भी उससे डबल लेता है, लेकिन चौथे के लिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा। दैट इज वाई कि ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि नॉर्मली एल्यूमिनियम जो है वो चौथा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। सिमिलरली अगर आप ये नेगेटिव आयंस जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं अगर उनको भी देखना चाहते हैं, लाइक सल्फर को अगर आप देखते हैं तो सल्फर एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, 2 3 4 5 6 लूज करती है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोग्रेसिवली बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, एक तरीके के मुताबिक, एक असूल के मुताबिक आप कह सकते हैं बढ़ती है। लेकिन जो 7वां इलेक्ट्रॉन आप उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो जंप करेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज को देखकर जो है वो अंदाजा हो जाता है, पता लग जाता है कि ये एलिमेंट कितने बॉन्ड नॉर्मली बनाता है, कि जहां जब तक उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोग्रेसिवली बढ़ेगी, एक असूल के मुताबिक, एक तरीके के मुताबिक बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन जब उसमें बहुत ज्यादा जंप आ जाएगा तो उससे पता लगेगा कि ये नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया जाता, या ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नॉर्मली बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं होता। तो ये दो एग्जांपल फिलहाल इस चीज को समझने के लिए काफी भी है कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर लेता है लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, बिकॉज उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो जहां कहीं पे अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो एक तरीके के मुताबिक एनर्जी बढ़ रही है, जहां कहीं पे जंप आ जाएगा तो दैट मीन ये एप्लीकेबल नहीं है। जहां तक एक तरीके के मुताबिक, एक असूल के मुताबिक, एक जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खास अंदाज में जब वो बढ़ रही है एनर्जी तो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा जो जंप आएगा तो दैट मीन कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। हम मतलब जबरदस्ती चाहे तो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल, बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होती है लेबोरेटरीज के अंदर, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मल बिहेवियर देखने के लिए वो ये देखा जाता है कि जब तक उसकी एनर्जी एक खास तरीके से बढ़ रही है तब तक तो वो ठीक है, वो नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन जब बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा तो दैट मीन कि उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। फाइनली हम बात करते हैं नेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में भी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी बताती है, और क्या बताती है, हमें जानते हैं कि दो बड़ी नेचर हैं, एक होती है मेटल और एक होती है नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल। मेटल्स नॉर्मली हम जानते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं और नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव चार्ज बनाती हैं। तो वजह क्या होगी? वजह अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो पॉजिटिव चार्ज बनाने को, पॉजिटिव आयन बनाने को पसंद करेगा। सो कम आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट जो है वो मेटल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो क्यों पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे? वो नेगेटिव बना लेंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो पॉजिटिव चार्ज बनाने को पसंद नहीं करते, और दैट इज व्हाई कि नॉर्मली दे आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल्स। सो बहुत आसान है, मेटल्स दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप कि आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम आपसे किसी और वीडियो में मिलते हैं।